Dear readers and viewers of my channel S प्रसाद फंडामेंटल मैथ्स, देखिए बहुत दिनों के बाद मुझे पुनः भगवान ने अवसर दिया है चैनल को इम्प्रूव करने का। मुझे खेद है कि आप लोगों को इतने दिनों के बाद वीडियो देखने को मिल रहा है। इसका मूल कारण है कि इस इंटरवल के बीच में मैं बीमार पड़ गया बुरी तरह से। मैं शुगर का पेशेंट हूँ और साथ ही साथ मेरा लीवर खराब हो गया, तो इस कारण से मैं बहुत दुबला पतला हो गया और देखने में भी थोड़ा सा दुबला पतला हो गया। थकान बहुत महसूस होती थी, शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी कि मैं वीडियो बनाऊं। इसलिए जो रीडर्स हैं और व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इतने दिनों तक आपको मेरा चैनल देखने को नहीं मिला। आज के दिन से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप जानना चाहेंगे कि वीडियो बनाने का पावर कहां से आया, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एक कंपनी है ऑन एंड ऑन, माई लाइफ स्टाइल उसका हेडिंग है। तो ऑन एंड ऑन कंपनी की एक दवा है 9E5, वह एक ड्रिंक है। उस ड्रिंक को मैं कल पिया, एक डोज मैंने कल लिया शाम को, फिर सवेरे एक डोज लिया, फिर शाम को कॉलेज से आने के बाद एक डोज लिया। लेने के बाद मुझे आंतरिक शक्ति की महसूस हो गई। वह इतना पावरफुल मेडिसिन है कि हम समझते हैं कि बूढ़े को भी थोड़ा देर के लिए जवान कर सकता है, और एक बार पावर आ जाने के बाद फिर आदमी काम करने लायक हो जाता है। मैं भी काफ़ी एजेड हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है जो युवाओं के अंदर शक्ति है, लेकिन पढ़ाने का, वीडियो बनाने का मुझे ऐसा जुनून है कि मैं विद्यार्थियों को अपनी बात समझाने का जो ढंग तौर तरीका है वो विद्यार्थियों तक दे सके। तो मैं इसी ड्रिंक को पिया और इसी ऑन एंड ऑन कंपनी की शुगर की दवा लेता रहा। तमाम अंग्रेजी दवाओं को खाता रहा, शुगर मेरा घटता ही नहीं था। तो इस कंपनी की एक दवा है डाइवा लाइफ, ऑन एंड ऑन कंपनी की एक दवा है डाइवा लाइफ। तो इस डाइवा लाइफ को जब मैं खाया, आज खाते हुए महीनों दिन हो गया, तो शुगर लेवल को बहुत ही स्मूथली डाउन करता है। तो ये दो दवाएं मैं, डाइवा लाइफ तो बहुत दिन से, 1 महीना पहले से ले रहा था, लेकिन शक्ति नहीं आ रही थी, शुगर तो कम हो जा रहा था, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती थी और लगता था कि पेट भरा भरा सा है। मेरा जितना पैंट है वो सब, उसका जो सरकमफेरेंस है सब छोटा हो गया और पेट इतना काफी फूल गया कि मैं बहुत थकान महसूस करता था। खाना मुझसे खाया नहीं जाता था। तब मैंने 9E5 को लिया और 3 ही डोज में, मुझे 3 क्या 1 ही डोज में समझ में आ गया कि मेरे अंदर शक्ति है और उस शक्ति को प्रकट कर दिया। एक्चुअली ये 9E5 जो दवा है ऑन एंड ऑन कंपनी की, तो ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ऑक्सीडेशन के बाद
वो सब निकाल करके बाहर कर देता है। तो 3 ही डोज में हमें समझ में आ गया कि मेरे अंदर शक्ति आ गई और मैं अब वीडियो बनाने लायक हो गया। तो देखिए, ये तो हम उनको धन्यवाद देंगे, ऑन एंड ऑन कंपनी की दवा, और खास करके इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि ये दवा बाजार में फ्रीली नहीं मिलती, दुकानों पर नहीं मिलती, और न ऑनलाइन से आप इसको मंगा सकते हैं। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस दवा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि स्टूडेंट लोग, हम समझते हैं, इस दवा का सेवन कर ले, जवान पुरुष, तो उनके अंदर तो बहुत ही पावर आ जाएगा। तो आप जानते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप पढ़ाई क्या कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो विद्यार्थी अपने को मेंटली कमजोर महसूस करते हैं वो इस दवा को लें। हालांकि मार्केट से ये दवा बड़ी महंगी पड़ती है थोड़ी, लेकिन जान से बढ़कर के महंगी नहीं है। यदि स्टूडेंट्स इस दवा को सेवन करें या और भी जवान पुरुष इस दवा का सेवन करें तो निश्चित ही वो अंदर से इंटरनल पावर काफी मजबूत महसूस करेंगे, उनका इंटरनल पावर बढ़ जाएगा। जैसे बहुत विद्यार्थी होते हैं कि पढ़ते पढ़ते वो मेंटली थक जाते हैं, तो उसमें ये दवा बेहतर काम करेगी 9E5। तो मार्केट में तो ये दवा मिलती नहीं है, ये दवा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलती है। तो मैंने इसी दवा का सेवन किया और पुनः जो है मैं आपके सामने आज 9 तारीख पड़ता है तो मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। और इस बीच में मेरा बहुत ऐसे सब्सक्राइबर के लॉस हुए, लेकिन अब इसी चैनल को पुनः इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं न्यूटन सेकंड लॉ तक पढ़ा करके छोड़ दिया था। अब न्यूटन सेकंड लॉ का मैं एप्लीकेशन बताऊंगा और आप लोग इसको देखिए। तो देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ का हम एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखिए, एक एप्लीकेशन में बता रहा हूं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस प्लेन पर 2 मासेज रखे गए हैं, दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक M1 है और दूसरा ब्लॉक M2 है, और दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुटे हुए हैं। और मान लिया कि टेंशन होता है तो टेंशन यहां पर T लिखा गया है। तो ये दोनों जो रखे गए हैं ब्लॉक्स और जो सरफेस है तो उसके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी जो सरफेस है वह फ्रिक्शन लेस है। M1 और M2 दोनों मास ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुटा हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है तो मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। तो मोशन होने से ये बड़ा ब्लॉक है, यहां लिखना छूट गया है, M1 इज ग्रेटर देन M2। तो नेचुरली दोनों ब्लॉक्स चूंकि इंक्लाइंड प्लेन पर है तो ये दोनों चलना शुरू कर देंगे। तो सवाल है कि क्या रस्सी में तनाव होगा या नहीं होगा। ये मार्केबल
क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं और इसको आप बताने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये m1 मास है, तो m1 मास का जो वेट है वो m1g होगा और यह वर्टिकली डाउनवर्ड का वर्क करेगा। उसी तरह से ये m2 मास वर्टिकली डाउनवर्ड m2g ये वेट होगा इसका। तो अब यहां देखें कि ये एंगल थीटा है, यहां से ये परपेंडिकुलर खींचा गया है सरफेस पर। ये R1 जो है नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के नॉर्मल लगता है। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा सरफेस का वह m1g इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि आप इसी का रिजॉल्व पार्ट्स लेंगे इधर। तो रिजॉल्व पार्ट्स लेंगे तो ये m1g का रिजॉल्व पार्ट्स इस डायरेक्शन में आपको m1g इंटू कॉस थीटा होगा, और उसी तरह से यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन m2g कॉस थीटा हो जाएगा। अब यदि इसका रिजॉल्व पार्ट्स आप इधर लें तो यह एंगल जो है देखिए ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ऐसे इसको आप दर्शावें। ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। उसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब देखें ये जो लाइन है इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन की तरफ रिजॉल्व पार्ट्स m1g का कितना हुआ, तो ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, m1g इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह m1g sin थीटा आएगा। तो यही फोर्स है जो ब्लॉक को खींचेगा। अब सवाल है कि ब्लॉक को खींच तो रहा है, या इसको भी खींचेगा इसको भी खींचेगा, लेकिन कितना फोर्स से खींचेगा, तो रस्सी में टेंशन होगा या नहीं होगा ये आपको सोचना है, रस्सी में टेंशन होगा कि नहीं। तो देखिए आप फ्री डायग्राम लेंगे तो ये T जो है इधर अप्लाई हो रहा है, और यहां से लेंगे तो T इधर अप्लाई होगा। टेंशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ फ्री डायग्राम में आप देखेंगे कि ये अब आप मान लेते हैं कि इसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो आप यहाँ पर मान लें कि लेट F be the acceleration, F be the acceleration produced in the motion produced in the motion of blocks तो F आपने एक्सीलरेशन मान लिया, तो एक पॉइंट पर आप फ्री डायग्राम से देखेंगे तो ए पर इफेक्टिव फोर्स कितना हुआ, इफेक्टिव फोर्स ऑन ब्लॉक ए, इफेक्टिव फोर्स नाउ इफेक्टिव फोर्स of effective force acting
acting on the block, acting on the block placed at A, placed at A, दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स कितना हुआ। तो निश्चित है कि यहाँ पर m1g साइन थीटा जो एक्ट कर रहा है वो इंक्लाइंड प्लेन के इधर O की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर इतना हो जाएगा m1g साइन थीटा और माइनस टी, इतना हो जाएगा। और बी ब्लॉक पर देखें, एंड इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स acting on the block, ब्लैक नहीं block, acting on the block, acting on the block placed at B, तो यहां पर वह कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए T का डायरेक्शन इधर है और m1g का डायरेक्शन इधर है और मोशन इधर है, इसीलिए हमने m1g साइन थीटा में से T को घटाया तो इफेक्टिव फोर्स मिला। लेकिन यहाँ पर mg साइन थीटा इधर की ओर है, O की तरफ, और T भी O की तरफ है, तो यहाँ इफेक्टिव फोर्स जो हो जाएगा वह होगा m2g साइन थीटा और प्लस T हो जाएगा यहाँ। तो ये दोनों इफेक्टिव फोर्स निकल गए, जिस फोर्स से दोनों ब्लॉक खींचेंगे। तो देखिए ये इतना के बराबर होगा। देयरफॉर हमने एक्सीलरेशन F मान लिया है, तो देयरफॉर आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर m1F का वैल्यू हो जाएगा m1g साइन थीटा और माइनस T, ये इतना हो जाएगा। और पुनः सेकंड ब्लॉक के लिए लिखेंगे, तो ये m2F इज इक्वल टू ये m2g साइन थीटा और ये प्लस T हो जाएगा। अब आप दोनों को जोड़ दें, ऐड करिए इसको, और देखिए ऐड करिए, एडिंग, तो यहां ऐड करने पर क्या मिलता है, एडिंग, तो एडिंग यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू F, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड, और यहाँ T कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा m1 प्लस m2 और इंटू g साइन थीटा, ये आ जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा और m1 प्लस m2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये दिस इंप्लाइज, यहां पर F की वैल्यू आ गई g साइन थीटा,
जी साइन थीटा, इतना आ गया। यानी ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ब्लॉक में। तो अब आप इस इक्वेशन को लें, तो यहां पर यदि किसी इक्वेशन को आप ले सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम टेंशन निकालना चाहते हैं, तो नाउ पुटिंग the value of, putting the value of now putting the value of f in, ये जो था m1f is equal to m1 g sin थीटा माइनस टी, इसमें पुट करिए। तो देखिए जैसे ही यहां पर, तो यहां पर टी का मान आ गया, देखिए टी का वैल्यू हो गया, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू m1g साइन थीटा और प्लस m1f। अब f का मान रखिए, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू m1g साइन थीटा और प्लस m1 ये t का मान जो आपने निकाला, तो m1f यहाँ माइनस होगा, तो ये m1 और f का मान निकाले g साइन थीटा, तो यहाँ g साइन थीटा लिखिए, m1 ये g साइन थीटा और यहाँ पर ये माइनस साइन होगा, तो ये वैल्यू हो गया 0। यानी कहने का मतलब है कि रस्सी स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे इसको आप पढ़े होंगे कि यदि 1 किलो का कोई वेट और 100 ग्राम का वेट इक्वल हाइट से आप गिराएंगे, तो दोनों एक ही समय में धरातल पर पहुंचेंगे। ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस ऐसे डिस्क्राइब हो रहा है वह फोर्स पर निर्भर नहीं करता है, वह एक्सीलरेशन पर निर्भर करता है। जैसे हमने कहा अभी कि 10 किलो का वेट और 100 ग्राम का वेट दोनों इक्वल हाइट से यदि ड्रॉप करेंगे तो दोनों धरातल पर एक ही समय में पहुंचेंगे। क्यों? उसका रीजन है कि जो हाइट यहाँ डिस्क्राइब हो रहा है वह हाइट फोर्स पर निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर करेगा एक्सीलरेशन पर। तो दोनों पर लगने वाला एक्सीलरेशन g है और g कांस्टेंट है, तो दोनों एक ही समय में पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पर जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक खिसकेगा उसी वेलोसिटी से ये ब्लॉक भी खिसकेगा, और इस कारण से स्ट्रिंग में कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूछे जा सकते हैं इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। और भी मैं टेंशन पर बताता हूं। दूसरी सवाल देखिए,
दूसरा क्वेश्चन है कि यह एक पुल्ली है और इस पुल्ली के ऊपर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और उसमें मासेज लटक रहे हैं। इसमें मास m1 है और इसका मास m2 है। यहाँ पर m1 जो है m1 इज ग्रेटर देन m2 है। जैसा कि फिगर में मैंने बनाया भी है, m1 को बड़ा रखा है, m2 को छोटा रखा है। तो निश्चित है कि यह इधर ड्रॉप होगा, नीचे की ओर गति होगी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा? मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में एक्सीलरेशन f पैदा होता है ना? तो लीजिए, लेट f बी दी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड मान लीजिए कि ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम, acceleration produced in the blocks of the system ऐसा मान लेते हैं कि ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ब्लॉक्स में। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देन equations of motion can be written as देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले ब्लॉक में ये लिखा जाएगा, इसका मास m1 है तो लिखा जाएगा m1g और m1g नीचे की ओर लग रहा है और टेंशन T ऊपर की ओर लग रहा है और मोशन नीचे की ओर है, तो इफेक्टिव फोर्स हुआ m1g माइनस T और यह जो है m1f के बराबर होगा, क्योंकि आपने मान लिया है कि f एक्सीलरेशन से m1 ब्लॉक नीचे जा रहा है। उसी तरह से दूसरे ब्लॉक पर लिखेंगे तो ये m2g से वो चूंकि मोशन ऊपर की ओर होगा, m2 ब्लॉक का मोशन ऊपर की ओर होगा, तो ये लिखा जाएगा T माइनस m2g, दिस इज इक्वल टू m2f, ये होगा। यही इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग आप इसको ऐड करें, तो यहां ऐड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा m1 माइनस m2g और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू f, इतना हो जाएगा। तो अब आप यहां से f का मान निकाल सकते हैं, क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा।
this implies this implies आप यहां देखें F इज इक्वल टू आपको इतना आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही एक्सीलरेशन होगा। तो अब यहां से एक्सीलरेशन आपको मालूम हो गया, तो तनाव T निकाल सकते हैं। now putting the value of putting the value of F in the equation पहले इक्वेशन में आप इसको पुट करिए। पहला इक्वेशन था M1G माइनस T इज इक्वल टू M1F। तो यहाँ F का मान रखें तो T का मान निकल जाएगा। तो देखिए कितना होता है, देखिए यहां से ये निकल आएगा दिस इंप्लाइज यहां से T का मान हो गया T इज इक्वल टू M1 कैंसिल हो गया, तो यहां से M1 और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ सॉरी, T का मान हो गया M1G, T का मान हो गया M1G माइनस M1F, और F का मान यहां पर रखेंगे तो ये M1G और F का मान आपने निकाल दिया है, ये माइनस M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और इंटू M हो गया, इंटू M1 F का मान रखा, T का मान यही हो गया M1G माइनस M1F। तो देखिए कैलकुलेट करिए कितना होता है। तो G हम कॉमन ले लिया, G ऐसे कॉमन कर दिया, और ये हो गया M1 और ये M1 प्लस M2 ये हो गया, और माइनस M1G इंटू M1 माइनस M2 ये हो गया, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इतना हो गया। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ गया, देखिए दिस इज इक्वल टू M1G कॉमन कर दें, M1G ये कॉमन कर दें तो बच जाएगा, यहाँ M1G कॉमन कर दिया, ये M1 प्लस M2 बच गया, और ये कॉमन किया है आपने, तो माइनस में ये आ गया M1 माइनस M2,
m1 माइनस m2 ये आ गया, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहां से देखिए ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, m1 कैंसिल हो गया, और ऊपर का कैलकुलेशन हो गया 2m1 m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। यही इसका वैल्यू हो गया, टेंशन का वैल्यू हो गया, इतना टेंशन हुआ। तो इस केस में टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, लेकिन उस केस में स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा। और जो पुली है उस पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑन द पुली, प्रेशर ऑन द पुली, प्रेशर ऑन द पुली। तो प्रेशर ऑन द पुली ये 2T के बराबर हो गया, और इसीलिए यह 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g हो गया, और यही आंसर होगा। इसमें पुली पर प्रेशर इतना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और अब आगे रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलता जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गैपिंग हो गई है, और लॉकडाउन में ये सब आप पढ़ाई करते रहेंगे तो क्लास करने की भी उतनी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि आप यहाँ पर बात समझ गए तो एक तरह की क्लास की ही टीचिंग हो गई। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।